नमस्कार प्यारे साथियों। इतिहास का स्वरूप हम पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में देखा था कि इतिहास विज्ञान है या नहीं। इसके पक्ष विपक्ष की बात हमने की। कौन से विद्वान ऐसे थे जो इतिहास को विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे थे जो इतिहास को विज्ञान नहीं मानते, उसकी चर्चा की। आज हम करेंगे चर्चा कि इतिहास कला है या नहीं है, इस पे करेंगे। फिर ये हो जाने के बाद फिर हम ये तुलना करेंगे कि इतिहास कला है तो कितनी और विज्ञान है तो कितनी, यानी कि कला है या विज्ञान, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी तो हम विज्ञान है या नहीं चर्चा की, फिर हम चर्चा कर रहे हैं कि कला है या नहीं है, ये चर्चा आज करेंगे। और फिर अंत में इन दोनों क्लासों का, जो पिछली क्लास थी उसका और आज की क्लास थी इसका, एक निष्कर्ष निकालेंगे कि इतिहास वास्तव में कला है या विज्ञान है या दोनों है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था और थोड़ा सा दो क्लासें इस पर इसलिए लगी क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था और यहाँ से सवाल मुझे लगता है साक्षात्कार में पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। क्योंकि मैंने अभी तक 2 साक्षात्कार इतिहास विषय के दिए हैं, उनमें से मुझे एक साक्षात्कार में पूछा गया था, एक में तो नहीं पूछा। एक में तो सिर्फ जो है मेरे टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे गए थे, पीएचडी के जो टॉपिक होता है उसी पे सवाल पूछे गए थे। लेकिन दूसरे में टॉपिक से संबंधित सवाल कम पूछे और इतिहास क्या है और इतिहास की स्वरूप, यानी कि इतिहास की परिभाषा और स्वरूप, दोनों पे सवाल अधिक पूछे गए थे। तो चलिए मैं आता हूँ, इतिहास कला है या नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी विद्वान जो है 2 पार्टों में बटे हुए हैं। बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो आधुनिक युग के जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि इतिहास कला नहीं है। प्राचीन समय में तो इतिहास को जो है कला का, यानी कि साहित्य का हिस्सा माना जाता था। लेकिन प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी ने ये कहा कि जब तक इतिहास को साहित्य का हिस्सा माना जाएगा तब तक इतिहास में सत्यता व यथार्थता का जो प्रतिष्ठापन है वो नहीं किया जा सकता। और मैं यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इतिहास साहित्य का भाग नहीं है। ये बात जे.बी. ब्यूरी साहब ने स्पष्ट कही और वास्तव में ब्यूरी साहब का बहुत से लोगों ने समर्थन किया और एक इतिहास को विज्ञान मनाने वालों का एक आंदोलन सा चल पड़ा, जिसकी जो शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया था कि जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी और सॉरी, जर्मनी में इसका नेतृत्व रांके और नेबूर ने किया था। नेबूर थोड़े पहले हुए और रैंक के बाद में हुए, और इन दोनों ने जो काम किया वहाँ पे, उसकी वजह से इतना परिवर्तन आया कि इनके कार्यों को बर्लिन क्रांति के नाम से भी जाना गया था ना। इनके कार्यों का वर्णन मैं यहाँ पे फिर नहीं करूँगा क्योंकि पिछली क्लास में मैं रांके के बारे में बढ़िया तरीके से आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आप उन लोगों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ जो इतिहास को कला नहीं मानते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो ब्यूरी साहब का है ही है। ब्यूरी साहब ने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद एक और बड़े विद्वान हुए, एक क्या, क्रोचे का नाम आपने सुना होगा, क्रोचे ने भी ये कहा कि इतिहास कला नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास गवेषणा का यह विषय ही नहीं है कि इतिहास कला है या विज्ञान है। यानी कि क्रोचे साहब ने ये कहा कि इतिहासकार को इस प्रश्न में उलझना ही नहीं चाहिए कि इतिहास कला है या विज्ञान है। यह तो कॉलेज में और विद्यार्थियों के वाद विवाद का विषय है, ऐसा कहकर उन्होंने वहाँ से ध्यान हटाया और उन्होंने ये कहा कि इतिहासकार को अतीत की घटनाओं का वर्तमान समाज की समसामयिक आवश्यकताओं के आधार पर यथार्थ चित्रण करना चाहिए बस। और इतिहासकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतिहास कला है या विज्ञान है। ठीक है सॉरी। तो क्रोचे साहब का तो स्पष्ट यही मानना था कि इतिहासकार को इस प्रश्न में उलझना ही नहीं चाहिए। इतिहासकार को तो सिर्फ यह करना चाहिए कि वर्तमान समाज की क्या आवश्यकता है, समसामयिक आवश्यकता क्या है, ठीक है, उसके अनुसार अतीत का यथार्थ चित्रण कर दो बस। ये क्रोचे साहब कहते थे। और क्रोचे ने तो कहा है ना कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। उसका मतलब भी ये है कि समसामयिक समाज की आवश्यकता के अनुसार ही
अतीत का यथार्थ चित्रण इतिहासकार को करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो संपूर्ण इतिहास होता है ना, वो समसामयिक इतिहास होता है। क्यों? क्योंकि समसामयिक आवश्यकताओं के आधार पर ही वो लिखा जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। और उन्होंने कला नहीं माना था, कहने का मतलब ये है। ये भी बात उन्होंने रखी थी कि मैं इतिहास को कला मानने के समर्थन में नहीं हूँ, ये बात कही थी। ठीक है। और ब्यूरी साहब ने तो सॉरी क्या कहा वो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा क्रोफोर्ड और बाल्केरीज नाम से दो विद्वान और हुए, क्रोफोर्ड और बाल्केरीज। उन्होंने भी 1939 में हिस्टोरिकल एसोसिएशन के समक्ष एक भाषण देते हुए यह कहा कि अपने समय के कुछ इतिहासकार ऐसे हैं, अपने समय के कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस विषय को लेकर चिंतित हैं कि इतिहास के अंदर जो रोचकता लाई जा रही है वो कहीं इतिहास को अपने लक्ष्य से न भटका दे। यानी कि 1939 में वो भाषण देते हुए ये कह रहे हैं कि अपने समय के, यानी कि 1939 के समय कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस विषय को लेकर चिंतित हैं कि इतिहास लेखन में जो रोचकता लाई जा रही है वो इतिहास को अपने लक्ष्य से न भटका दे। यानी कि इनका साफ मतलब है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 1939 में कुछ विद्वान ऐसे हो गए हैं, कुछ इतिहासकार ऐसे हो गए हैं जो इतिहास में जो रोचकता लाई जा रही है, यानी कि जो साहित्यिक शैली का प्रयोग किया जा रहा है उसको लेकर चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि ये साहित्यिक शैली इतिहास को अपने लक्ष्य से भटका देगी। और इन्होंने ये क्या माना कि सॉरी इनका मानना था कि ये जो रोचकता लाई जा रही है ये इसको जैसे किसी के जैसे कोई महिला होती है उसको यदि हम श्रृंगारित कर दें तो वो थोड़ी सुंदर दिखती है, या कोई पुरुष है, महिला क्या पुरुष है या कोई भी है XYZ, उसको यदि थोड़ा सा मतलब उसका डेकोरेशन कर दिया जाए तो वो अच्छी लगती है ना। तो इन लोगों का मानना ये था कि इतिहास अपने आप में एक बहुमूल्य रत्न है, इसमें आप कुछ भी आभूषण मत जड़िए, आभूषण जड़ने से इसकी शोभा नहीं बढ़ेगी, ये तो स्वयं ही बहुमूल्य रत्न है। ऐसा जो है क्रोफोर्ड और बाल्केरीज का मानना था, है ना। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्रोफोर्ड हो, बाल्केरीज हो या क्रोचे हो, प्रोफेसर JB ब्यूरी हो, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें, जो ये मानते हैं कि इतिहास कला नहीं है। और इन ओवरऑल सारे लोगों के इन जो कथन हैं इनका मैं निष्कर्ष निकाल के और आप लोगों के समक्ष रखूं कि इतिहास को कला मानने में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो समस्या ये है कि इतिहास के यथार्थ स्वरूप के प्रस्तुतिकरण में यदि हम कला को समायोजित करते हैं तो इतिहास अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अर्थात इतिहास का यथार्थ चित्रण नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इन लोगों का मानना है यदि इतिहास से यदि यथार्थता को हटा दिया जाए, यथार्थता को निकाल दिया जाए तो इतिहास अपना वजूद खो देगा। अब इतिहास अपना अपना जो वजूद है, मतलब अपना जो अस्तित्व है उसको ही खो देगा, और इतिहास यथार्थता के बिना यह सिर्फ और सिर्फ कल्पना व भावना प्रधान साहित्य होकर रह जाएगा। ऐसा इन लोगों का मानना था, है ना। आप समझ गए होंगे, यानी कि इतिहास में जब कला का समायोजन किया जाता है तो इतिहास यथार्थता खो देता है, ऐसा मानना था इन लोगों का। जिसकी वजह से इतिहास यदि यथार्थता ही खो देगा तो फिर क्या रह जाएगा इतिहास के अंदर? सिर्फ कल्पनाएं व भावना प्रधान साहित्य, ये रह जाएगा बस। और वो इतिहास का वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसलिए इतिहास अपना वजूद ही खो देगा, अपना अस्तित्व ही खो देगा। ये मानना था इतिहासकारों का, उन इतिहासकारों का जो इतिहास को कला नहीं मानते। और उन्होंने उन सारे विद्वानों को भी चुनौती दी, उन सारे इतिहासकारों को भी चुनौती दी जिन्होंने कला प्रधान इतिहास लिखा। कला प्रधान इतिहास लिखने वालों में कई सारे नाम आते हैं, जैसे वाल्टर स्कॉट है, मोटले है, मैकाले है, गिबन का नाम आता है, कार्लाइल का नाम आता है ना। इतने सारे लोगों ने भावना प्रधान इतिहास लिखा। इनके पीछे भी यह रीजन था कि इतने सारे लोगों ने जो भावना प्रधान इतिहास लिखा
उसका कारण ये था कि ये सारे रोमांटिक युग के इतिहासकार हुए। और रोमांटिक युग में जो समाज की जो मांग थी वो यही थी, भावना प्रधान वो मांग थी। रोमांटिक युग तो था ही जो भावनाओं पे जो ज़्यादा बल देता है, जो तर्क को खारिज करके भावनाओं को ज़्यादा जो बल देता है ना, भावनाओं का ज़्यादा समर्थन करता है, वो होता है रोमांटिक युग, है ना। और उसमें फिर यदि आप भावनाओं का स्थान नहीं देते तो समाज में वो सारी किताबें निरर्थक हो जाती, वो सारा इतिहास निरर्थक हो जाता। इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया, समाज की, समसामयिक समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा इन्होंने लिखा था। आप लोगों को पता होगा, मैकाले ने खुद एक बार ये कहा था कि मैं एक इतिहास की ऐसी पुस्तक लिखना चाहता हूँ जो नवयुवक के उन्होंने, मैकाले ने ये कहा था कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखना चाहता हूँ जो नवयुवतियों के टेबल से रोचक उपन्यास को भी हटा सके। और उन्होंने कहा था कि मुझे जब तक चैन मिलेगा भी नहीं जब तक कि मैं एक ऐसी पुस्तक ना लिख दूं, ऐसा मैकाले ने कहा भी था। तो उसका उद्देश्य यही था, मैकाले ये चाहता था कि वो समसामयिक समाज की आवश्यकता की पूर्ति करे, ऐसी पूर्ति करे कि फिर ये दूसरे चीज की तरफ जाए भी नहीं, ऐसा इनका मानना था। लेकिन उसकी वजह से जो वैज्ञानिक इतिहासकार हैं उन्होंने ये माना कि इतिहास की यथार्थता इन लोगों ने खो दी और ये कला में इतने उलझ गए कि इतिहास का वास्तविक स्वरूप ही भटक गया, या इतिहास का वास्तविक स्वरूप ही जो है विलीन हो गया, तिरोहित हो गया, तिरोभूत हो गया, ओझल हो गया। ठीक है, तो ये था इतिहास के कला मानने के पीछे जो लोगों का मत था, वो भी मैंने आपको बताया कि जो रोमांटिक युग के लोग थे जिन्होंने कला प्रधान इतिहास लिखा, वो क्यों लिखा, क्योंकि समसामयिक समाज की आवश्यकता थी। मगर उसका खंडन जो किया इतिहासकारों ने, क्रोचे हो, चाहे हमारे ब्यूरी हो या क्रॉफोर्ड और बाल्केरीज हो, इन सारे लोगों ने उसका खंडन इसलिए किया कि कला का समायोजन करने से इतिहास अपना वास्तविक स्वरूप खो देगा। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने, कुछ क्या अधिकांश विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इतिहास कला है, और इतिहास को कला मानने के पीछे उन लोगों का मत भी बड़ा ज़बरदस्त है। और वाकई उनके मत को जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं और उन पे गहन मीमांसा करते हैं, गहन चिंतन मनन करते हैं, तो यह निकल के आता है कि वास्तव में इतिहास से कला को निकाला नहीं जा सकता। क्या मत है उन लोगों का? वो लोग जो इतिहास को कला मानते हैं या इतिहास को साहित्य की शाखा मानते हैं, उन लोगों का तर्क बड़ा गजब का है। उन लोगों का तर्क ये है कि यदि आपको इतिहास में अतीत का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करना है तो इतिहासकार के अंदर कला का होना जरूरी है। बिना कला के इतिहासकार कभी भी और अतीत का यथार्थ चित्रण समसामयिक समाज की आवश्यकता के अनुसार कर ही नहीं सकता। और वाकई बात सही है, बिना कला के और इतिहासकार अतीत का समसामयिक समाज की आवश्यकता के अनुसार चित्रण कर ही नहीं सकता। और इन लोगों का मानना, जो कला इतिहास को कला का विषय नहीं मानते, उन लोगों का ये मानना भी गलत है कि इतिहास में कला के समायोजित हो जाने से इतिहास अपनी यथार्थता, अपना वजूद खो देगा। ऐसी जो धारणा है ना, वो वाकई गलत भी है। इसलिए ये जो लोग हैं जो इतिहास को कला मानते हैं, उनका ये मत बिल्कुल सही है कि इतिहासकार के पास कला का होना बेहद आवश्यक है। बिना कला के इतिहासकार इतिहास को सही तरीके से लिख नहीं सकता, वैसा नहीं लिख सकता जैसा घटित हुआ था। जैसा कि रांके ने कहा कि इतिहासकार को वही लिखना चाहिए जैसा घटित हुआ था, है ना। और वैसा लिखने के लिए इतिहासकार के पास कला का होना जरूरी है। तो ये सारी बातें थी। अब मैं उन लोगों का नाम बताना चाहूँगा, उन इतिहासकारों का नाम बताना चाहूँगा जो इतिहास को कला मानते हैं। सॉरी। तो इतिहास को कला मानने वालों में तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं कुछ एक नाम लूँ। जैसे रेनियर है। रेनियर ने कहा कि इतिहास कला है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा, और बिना कला के यथार्थता का आप चित्रण कर ही नहीं सकते। ठीक है। इसके अलावा जो है हेनरी प्रेन का नाम आता है,
ठीक है, हेनरी प्रेन है, गालब्रेथ है, और जो है गालब्रेथ है। इसके अलावा और भी नाम आते हैं, अनातोले फ्रांस का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी लंबी लिस्ट है इसमें। ठीक है, आपसे साक्षात्कार में मुश्किल से 2 या 4 नाम पूछेंगे, तो वो 4 नाम मैंने दोनों के बता दिए आपको। जैसे इतिहास कला नहीं है मानने वाले विचारकों में आप जो है क्रोफोर्ड, बाल्केरीज, प्रोफेसर जेबी ब्यूरी और क्रोचे का नाम दे सकते हैं, और भी E.H. कार वगैरह का नाम उधर दिया जा सकता है। ठीक है, और इतिहास कला है यह मानने वालों में यदि आप पूछें तो उसमें आप रेनियर है, प्रेन है, ठीक है, और जो है क्या नाम से गालब्रेथ है ना, और गालब्रेथ के अलावा जो मैंने आपको बताया क्या नाम से अनातोले फ्रांस का नाम है ना, अनातोले फ्रांस है। तो ये फ्रांस देश का नाम भी है, लेकिन अनातोले फ्रांस यहाँ पे एक विद्वान का नाम है। ठीक है, अनातोले फ्रांस। तो इस प्रकार से आपको 2-2 नाम, 4-4 नाम यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपको वहाँ पे 1-1, 2-2 नाम तो याद रह ही जाएंगे, तो इतने में आपका काम बढ़िया से हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों, मैंने आपके समक्ष दोनों मत रखे कि इतिहास कला है और नहीं है, दोनों ही मत रखे। अब देखिए, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इतिहास को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, और उनका मानना ये भी है कि कला और विज्ञान दोनों मानने के पीछे तर्क बड़े गजब के हैं। उनका मानना ये है कि इतिहास के अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो कला भी उसको बताते हैं और विज्ञान भी होना बताते हैं। क्योंकि सॉरी, जैसे उन लोगों का तर्क क्या था कि इतिहास को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए और कला का होना जरूरी है। बात सही है। अब देखो, इसमें कला भी आ गई और यथार्थ चित्रण जो हो रहा है ये विज्ञान का जो है विज्ञान की विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे हम एक निश्चित तारतम्यता के साथ जब हम लिखते हैं तथ्यों को, तो उसमें भी एक कला की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब घटित हुई, उसका आपको अति सूक्ष्म जो है अन्वेषण करना पड़ेगा। अब ये जो सूक्ष्म अन्वेषण कर रहे हो ये आता है विज्ञान की श्रेणी में, लेकिन अन्वेषण करने के बाद उसको लिखना तो आपको ही पड़ेगा ना, क्योंकि तथ्य स्वयं उठकर नहीं आते। जैसा कि H. कार ने भी कहा था कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, इतिहासकार उनको बुलवाता है। अब इतिहासकार बुलवा रहा है तो ये इतिहासकार की कला है, और उन तथ्यों का अन्वेषण करना, अति सूक्ष्म अन्वेषण करना, ये विज्ञान है। ठीक है, तो आपको कला और विज्ञान के अंदर अंतर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है सॉरी, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा बाद में। पहला सवाल तो यही होगा कि इतिहास कला है या विज्ञान है, इसके बाद ही ये सवाल पूछा जा सकता है कि कला और विज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, तो कला और विज्ञान इतिहास को मानने वाले विचारकों में मैं कुछ एक नाम आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल का नाम ले सकते हैं। एरिस्टोटल ने इतिहास को कला और विज्ञान दोनों कहा। एरिस्टोटल ने कहा कि इतिहास जो है वो कला और विज्ञान दोनों के बीच की स्थिति है, और एरिस्टोटल ने ये कहा कि सॉरी, इतिहास जो है वो अनुभवों का एक व्यवस्थित ज्ञान है। अरिस्टोटल ने क्या कहा कि इतिहास अनुभवों का व्यवस्थित ज्ञान है। अब व्यवस्थित ज्ञान है, इसका मतलब विज्ञान आ गया, है ना। इतिहास क्या है? अनुभवों का व्यवस्थित ज्ञान है, मगर इसको अभिव्यक्त करने के लिए कला की आवश्यकता होती है। इसको आप यदि प्रस्तुत कर रहे हो या अपने अनुभवों के जो व्यवस्थित ज्ञान है उसको यदि लिख रहे हो तो उसमें आपको कला की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा कि इतिहास जो है ये मानवीय विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास क्या है? मानवीय विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है, मगर इसका जो प्रस्तुतिकरण होता है वो व्यक्तिपरक होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता, है ना। अब व्यक्तिपरक हो गया तो कला आ गई, क्योंकि विज्ञान जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिपरक नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही कार्ल मार्क्स का भी नाम यहीं पे आता है। कार्ल मार्क्स ने भी इतिहास को जो है विज्ञान और कला दोनों ही स्वीकार किया है, क्योंकि कुछ स्थितियों में इतिहास कला का तो कुछ स्थितियों में इतिहास विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों कि इतिहास कला है या विज्ञान है। अब आपका जवाब क्या होगा? आपसे सीधा यही सवाल पूछा जाए कि इतिहास कला है या विज्ञान,
या इतिहास क्या है, कला माने या इतिहास को विज्ञान माने, क्या माने? तो आप कह सकते हैं कि सर जो आप दो टूक जवाब दें, इतिहास के अंदर कला और विज्ञान दोनों के ही गुण समाहित होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इतिहास को कला मानने के पक्ष में अधिक हैं या इतिहास को विज्ञान मानने के पक्ष में अधिक हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है इतिहास को विज्ञान मानने के पक्ष में ही जाना, क्योंकि कला मानते हैं तो फिर इतिहास के लिए थोड़ी सी एक जो है इतिहास के महत्व को कम आंकने जैसा होता है। और चूंकि हम अपनी सब्जेक्ट को कम नहीं आंक सकते, ये इतिहास के पक्ष में जवाब नहीं होगा कला मानने पर, क्योंकि जो आधुनिक विचारधारा है वो भी इतिहास को विज्ञान मानने के पक्ष में अधिक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये भी है कि विज्ञान होने की जो शर्तें हैं ना, उन शर्तों में से अधिकांश शर्तों को इतिहास फॉलो करता है। फॉलो तो वो कला होने को भी करता है, लेकिन कला में भावना ज्यादा होती है, कला में जो है विचार ज्यादा होते हैं, कला में जो है कल्पना ज्यादा होती है, जबकि इतिहास में तथ्य के बिना तो इतिहास जो है सूना है। इतिहासकार ने तो कहा है ना कि इतिहास तथ्य के बिना इतिहासकार कुछ नहीं कर सकता, मृत प्राय है। तो तथ्य होते हैं, और तथ्य होना विज्ञान की विशेषता है, न कि कला की। क्योंकि कला जो साहित्यकार होता है ना, वो केवल अपनी कल्पनाओं की उड़ान को लिखता है, बस अपने मन के भावों को, इमोशंस को लिखता है, और इमोशंस के कोई प्रमाण नहीं दिए जाते। लेकिन इतिहासकार का तो मूल मंत्र ये है कि नामूलम लिखते किंचित है, बिना मूल के कुछ नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो कहने का मतलब कोई ना कोई आधार जरूर होता है इतिहासकार के पास, और वो आधार है तथ्य, और तथ्य होना विज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब तथ्यों को भी एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो क्रमबद्धता भी विज्ञान का लक्षण है। ठीक है, और तथ्यों का भी सूक्ष्म जो है परीक्षण किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है, ये भी विज्ञान का जो है प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कला का प्रतिनिधित्व कौन सा पॉइंट है वो करता है, और जो ऐसा पॉइंट जो विज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो इतिहास में है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ये कहती है कि वस्तुनिष्ठता होती है सार्वभौमिक। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, अब ये एक सार्वभौमिक बात है, यानी कि इस घटना को 2 और 2 को अमेरिका में जाके जोड़ो या भारत में जोड़ो, दिन में जोड़ो या रात में जोड़ो, ऊपर जोड़ो नीचे जोड़ो, कैसे भी जोड़ लो, आएगा 4 ही। तो ये होती है सार्वभौमिकता, ये है वस्तुनिष्ठता। लेकिन इतिहास में कला में ऐसा नहीं होता। कला जो होती है वो उसमें परिणाम जो होते हैं ना, वो समय के साथ बदल जाते हैं, है ना, एक कला में। लेकिन विज्ञान में परिणाम कभी भी नहीं बदलते, इसलिए जो इतिहास है वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे वस्तुनिष्ठ नहीं होने के पीछे कारण और भी हैं। जैसे कोई भी घटना घटित हुई, उसमें मूल कारण के ऊपर जा पाना इतिहासकार के लिए मुश्किल होता है ना। जैसे एक घटना मैं आपको छोटी सी सुनाकर और इस पॉइंट को यहीं समझा कर क्लास को पूरी करता हूँ। मान लो 2 लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। ठीक है, उन झगड़े में एक व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि दूसरे को गोली मार दी। गोली मारते ही वो घायल हो गया, उसको उठा के और एम्बुलेंस में डाला और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ज़बरदस्त घुमाव था, जिसके चलते गाड़ी को थोड़ा स्लो करना पड़ा, और जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचे तो जो है तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ठीक है, अब डॉक्टर से पूछा गया कि इस पेशेंट की मृत्यु होने का कारण क्या है। तो डॉक्टर ने कहा कि इसको घाव गहरा था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यानी कि डॉक्टर ने यह भी कहा कि यदि आप थोड़े पहले आते तो शायद मैं इसको बचा लेता, घाव इतना गहरा था कि खून अधिक निकल गया और इसकी डेथ हो गई। ये बात कही कि थोड़े से पहले आते तो मैं इसको शायद बचा लेता। इस बात को उस एम्बुलेंस का ड्राइवर सुन रहा था। ड्राइवर से जब पूछा गया कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो ड्राइवर ने कहा कि यार वो यदि रास्ते में जो मोड़ था उस पे गाड़ी को स्लो करना पड़ा, यदि वो गाड़ी में स्लो नहीं करता तो शायद मैं इसको समय पर पहुंचा देता और डॉक्टर इसको बचा लेता। तो ड्राइवर उसका कारण क्या बता रहे हैं, उस घुमाव को। अब तत्कालिक जो घटना घटित हुई, वहां के लोगों से पूछा जाए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो वो कहेंगे कि यार दूसरे वाले ने इसको गोली दे दी, इस वजह से जो है इसको गोली लगी थी, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जिसको गोली लगी उसका शरीर कमजोर था, तो जो है उसकी कमजोरी की वजह से उसको उसकी डेथ हो गई, वरना इतना सा घाव था इसको तो झेल भी सकता था।
1 दिन तो निकाल सकता था, 2 दिन निकाल सकता था। तो कहने का मतलब इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि उनका एक निश्चित कारण ढूंढ पाना इतिहासकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। प्रत्यक्षदर्शी जो होते हैं ना, वो भी एक ही घटना के विभिन्न कारण पे चले जाते हैं, है ना, मूल कारण पे जा पाना मुश्किल होता है। अब देखिए, उस व्यक्ति की डेथ हुई, उसमें डॉक्टर अलग कारण बता रहा है, एम्बुलेंस का ड्राइवर अलग कारण बता रहा है, वहां घटना को देखने वाले भी अलग कारण बता रहे हैं, यानी कि साक्ष्य उनके सामने है, तथ्य उनके सामने है, उसके बावजूद भी उसका जो मूल कारण है वो नहीं मिल पा रहा है। ये है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। इतिहास में यहाँ पे अब इतिहासकार जो लिखेगा ना, वो फिर अपने दिमाग से लिखेगा कि इसका वास्तविक कारण क्या रहा होगा, क्योंकि वो किसी से पूछेगा ना, सब उसके अलग अलग कारण बताएंगे, फिर वो अपने दिमाग से ही लिखेगा कि इसमें ये मूल कारण है। अब इस प्रकार से इतिहास जो है ना, अब कोई दूसरा इतिहासकार लिखेगा तो वो अलग कारण बताएगा, तीसरा लिखेगा वो अलग कारण बताएगा, और सभी प्राथमिक स्रोतों से लिख रहे हैं। प्राथमिक स्रोतों के होते हुए भी इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती, ये सबसे बड़ा अवगुण है। इसकी वजह से इतिहास कला के अंदर चला जाता है, अन्यथा अन्य सारे जो पॉइंट हैं वो इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाते हैं। तो ये था, आपको पता चल गया होगा कि इतिहास का स्वरूप क्या है, इतिहास कला है या विज्ञान। तो आपको इतिहास को कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में रखना है, और दोनों के ही जो विशेषताएं हैं वो आपको बता देनी है। अब मैं इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में आपको कला और विज्ञान के बीच में अंतर बता देता हूँ। कला जो होती है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होती है ना, व्यक्तिनिष्ठ होती है। विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, पहला अंतर। दूसरा, कला के अंदर कल्पना होती है और जो है भावनाएं होती हैं, जबकि विज्ञान के अंदर तर्क होता है, अनुसंधान होता है। ठीक है, कला कल्पना पर आधारित होती है, विज्ञान परीक्षण पर आधारित होता है। कला इमोशंस को और संवेदना को जन्म देती है, जबकि विज्ञान तार्किक क्षमता और ज्ञान को जन्म देता है। ठीक है, कला के जो परिणाम होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि कला में कोई भी परिणाम निकला वो कल को नए तथ्य मिलने पर बदल जाएगा, लेकिन विज्ञान के परिणाम सार्वभौमिक होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, यानी कि कला के विज्ञान के जो परिणाम होते हैं वो बदलते नहीं है हमेशा। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ऑक्सीजन बने, ये मिलके पानी बनेगा, मतलब बनेगा, हमेशा बनेगा, कभी भी ये परिणाम नहीं बदला जाएगा। लेकिन जैसे 1857 की क्रांति के क्या परिणाम थे, वो भविष्य में बदल भी सकते हैं। हमको यदि ऐसे कोई साक्ष्य मिल जाएं जिसकी वजह से ये पता चले कि वास्तव में हुआ तो कुछ और था और लिखा कुछ और गया। साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार के परिणाम बदल जाते हैं, वैज्ञानिक के नहीं बदलते। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब मैं क्लास को यही रोक रहा हूँ, बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।